everyone. I'm Jayashree Pokhriya, biology lecturer from GGIC Jalna. Dear students, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर हमारे शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन के दौरान भी आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, आपके अध्ययन में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम सभी शिक्षक और आप सब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम शुरू करते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम जिन जिन बातों की चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है। नर युग्मक, मादा युग्मक, परागण, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद होने वाली क्रियाएं, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं जैसे फल, बीज आदि का बनना, यानी कुल मिला के इस चैप्टर में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों से परिचित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने जनन और जनन के महत्व पर चर्चा की। जनन के प्रकारों, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पर भी हमने बात की। हमने जाना कि अलैंगिक जनन जनन की बहुत धीमी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जीव जगत में विविधता का कारण भी लैंगिक जनन ही होता है। आज इस पाठ में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, उस प्रक्रिया को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि पौधे का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है, तो आप सभी का उत्तर होगा कि फूल पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। लेकिन आकर्षक भाग होने के साथ साथ फूल पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी होता है, क्योंकि जिस लैंगिक जनन की बात हम लोग कर रहे हैं वह लैंगिक जनन फूल में ही संपन्न होता है। कहने का मतलब है कि फूल यानी पुष्प लैंगिक जनन के स्थल हैं। आइए इस पाठ का प्रारंभ करते हैं हम इस चित्र के साथ। इस चित्र को आपने अक्सर ही छोटी कक्षाओं से अपनी विज्ञान की पुस्तकों में जरूर देखा होगा। यह पुष्प का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है, जैसे कि वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल, बाह्य दल, अंडाशय, परागकोश आदि। पुष्प में बात करें तो पुमंग, जिसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, और गायनोशियम, जायांग पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं, जबकि बाह्य दल, सेपल और दल पुष्प के सहायक अंगों में आते हैं। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर यानी स्टेमन और जायांग की इकाई को अंडप यानी कार्पल कहते हैं। जैसा कि हमें पता है, लैंगिक जनन में दो युग्मकों नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो पुष्पी पादपों में नर युग्मक पराग कणों यानी पॉलन ग्रेन में होते हैं, और जो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर के परिपक्व होने से बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर पुंकेसर के पराग कोश यानी एंथर में बनते हैं। वहीं दूसरी ओर अंडक के बीजांड में गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर का विकास होता है, और गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद, जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं, एम्ब्रियोसैक में विकसित होता है, और भ्रूणकोश में मादा युग्मक, जिसे हम अंड कहते हैं, होता है। इस पूरे पाठ में हम बात करेंगे कि पुष्पी पादपों में नर युग्मक कैसे बनते हैं, मादा युग्मक कैसे बनते हैं, इन दोनों का संलयन कैसे होता है, और संलयन के बाद युग्मक यानी जायगोट का विकास कैसे होता है। इस चित्र को देख लीजिए। यह एक पुंकेसर यानी पुष्प का जो नर भाग है उसकी इकाई पुंकेसर का चित्र है, जिसके दो भाग होते हैं। नीचे का भाग तंतु जो कि इनफर्टाइल होता है, और ऊपर का भाग परागकोश जो कि फर्टाइल होता है।
इस परागकोश के अंदर ही पॉलन ग्रेन यानी परागकण बनते हैं और इन परागकणों के अंदर ही नर युग्मक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं पुंकेसर, स्टेमन, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम तथा परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स के बारे में। इस चित्र को फिर से देखिए। जब हम परागकोश को कुछ इस तरीके से काट देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। परागकोशों में दो पालियां होती हैं यानी परागकोश द्विपालित होते हैं और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं और इन्हीं कोष्ठों को परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। दो पालियां और दो कोष्ठ यानी 4 कोष्ठ होते हैं जिनको हम लघु बीजाणुधानियां या परागधानियां कहते हैं। परागधानी में 4 परतें होती हैं जो कुछ इस प्रकार होती हैं। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस यानी अंतःत्वचा, उसके बाद होती है मध्य परत और उसके बाद होती है टेपिटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं। परागधानी की इन 4 परतों में से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य स्तर का काम होता है पराग कणों को संरक्षण देना और परागधानी के पराग कणों के परिपक्व होने के बाद परागधानी के फुटन में यानी फटने में मदद करना। जबकि जो अंदर की लेयर होती है टेपिटम, जिसकी कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, उनका कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। इसके अतिरिक्त परागकोश में लगभग एक जैसी कोशिकाओं, जिन्हें सजाती कोशिकाएं भी कहते हैं, सजाती कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सजाती कोशिकाओं का समूह होता है बीच में, यहाँ पे सजाती कोशिकाओं का समूह होगा जिनको हम बीजाणुजन कोशिकाएं भी कहते हैं और ये बीजाणुजन कोशिकाएं ही बाद में पराग मात्र कोशिका के रूप में बदल जाती हैं, जिन्हें हम पीएमसी या पॉलन मदर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पराग मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित बीजाणुओं के चतुष्क का निर्माण करती हैं। चतुष्क मतलब लघु बीजाणु 4 के समूह में होते हैं जिन्हें चतुष्क कहते हैं और यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी पराग कोश की लघु बीजाणुधानी में पराग मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से जब लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब क्या होता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इसका मध्य स्तर और टेपिटम ये खत्म हो जाता है, इसका हो जाता है ह्रास, यानी ये खत्म हो जाता है। उसके बाद एंडोथीसियम जो होता है यह शुष्क होने लगता है, यानी इसमें से जल का ह्रास होने लगता है, यह शुष्क हो जाता है और इस पे दबाव पड़ता है जिसके द्वारा यहाँ पे जो ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं, ये देखिए स्टोमियम ओष्ठ कोशिकाएं, ये खुल जाती हैं और परागकण जो है परागधानी जो है, परागकोश जो है वह फट जाता है और परागकण वायु में मुक्त हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स के बारे में। परागकण एक कोशिकी एक केंद्रक वाली अगुणित और गोल संरचना होती है। आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, कुछ परागकणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आपको चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। परागकण में 2 आवरण होते हैं, पहला होता है बाह्य चोल एक्साइन और दूसरा होता है अंतःचोल एंटाइन, भीतर की ओर। बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और ये स्पोरोपोलेनिन अभी तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थों में होता है, सबसे कठोर पदार्थ है और सबसे कठोर पदार्थ होने के कारण यह ताप और नमी आदि से परागकणों की काफी अच्छी सुरक्षा कर लेता है, जिससे परागकण अच्छे जीवाश्मों के रूप में संरक्षित हो जाते हैं।
अंतःचोल सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ होता है। बाह्य चोल में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर यह स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, तो उनको हम जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। और इन जर्मपोरों से ही परागकण के अंकुरण के समय पराग नली या पोलन ट्यूब निकलती है। परिपक्व परागकणों में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो असमान होती हैं। पहली कोशिका, जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, यह सामान्यतः बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है। ये वाला चित्र देख लीजिए, इसमें 2 कोशिकाएं, ये परागकण है और इसमें 2 कोशिकाएं, पहली होती है कायिक कोशिका जो बड़ी होती है, उसमें संचित खाद्य पदार्थ होता है, और छोटी वाली कोशिका को हम जनन कोशिका कहते हैं। 60% से अधिक पादपों में परागकण इसी 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं और शेष पादपों में ये जो जनन कोशिका होती है यह समसूत्री विभाजन कर लेती है। यह जनन कोशिका समसूत्री विभाजन कर लेगी और 2 नर युग्मकों में ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, कुछ पादपों में 3 कोशिकीय अवस्था में भी परागकण गिरते हैं, जिसमें एक कायिक कोशिका होती है और 2 नर युग्मक होते हैं। कुछ परागकण जैसे गाजर घास, पार्थेनियम, ज्वार आदि के परागकण मनुष्यों में एलर्जी पैदा करते हैं और परागकणों में बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जिससे कि इनका प्रयोग हेल्थ सप्लीमेंट, दवाइयां बनाने में किया जाता है। परागकणों में असंतृप्त वसाएं होती हैं जो अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती हैं, इसलिए परागकणों का उपयोग कॉस्मेटिक्स में भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलन वायबिलिटी यानी पराग जीवन काल की। वह समय जिसमें परागकण फंक्शनल रहते हैं यानी अंकुरण करने को तैयार रहते हैं, उसे हम पॉलन वायबिलिटी या पराग जीवन काल कहते हैं। पॉलन वायबिलिटी ताप, आर्द्रता तथा आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करती है। गेहूं, चावल आदि में पॉलन वायबिलिटी कुछ महीनों की होती है, जबकि सोलेनेसी कुल के पौधों में पॉलन वायबिलिटी कई महीनों की होती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पराग बैंक। अच्छे गुणों वाले और अच्छी नस्ल वाले पौधों के परागकणों को ऋण 196 डिग्री सेल्सियस यानी -190 डिग्री सेल्सियस ताप और द्रव्य नाइट्रोजन में क्रायो संरक्षण की विधि द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, जो पराग बैंक कहलाते हैं, और इसका प्रयोग फसल प्रजनन करेंगे। बच्चों, अब इन चित्रों को देखिए, यहाँ पर परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया है। इन चित्रों में सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें ये परागकण है जिसमें परागकण की 2 परतें अंतःचोल और बाह्यचोल दिखाई गई हैं, और दूसरे चित्र में कायिक कोशिका और जनन कोशिका का प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद ये जो लंबी संरचना आपको दिख रही है, यह पराग नली होती है और ये नर युग्मक है पुष्पी पादपों के। ये पराग नली परागकण के अंकुरण के बाद निकलती है और यह जनन छिद्रों से निकलती है। अब दूसरे चित्र में आपको कुछ पॉलन प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं और ये दावा किया जाता है कि ये खिलाड़ियों और धावक घोड़ों की कार्यदक्षता में वृद्धि करते हैं। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी बात की, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे और कल के वीडियो में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में और अधिक विस्तार से बात करेंगे।